हेलो गाइस, दिस इज श्रेयांश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप यूट्यूब चैनल के अंदर। यार, आज की क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, और ये पूरी की पूरी क्लासेस डेडिकेटेड हैं एम्स सीआरई को लेके। तो आप सब लोगों ने इतना सारा याद किया मुझे कि मेरे को वापस से एम्स सीआरई के लिए काम करना है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे बाकी सारी चीज़ें। अभी पूरा का पूरा फोकस डालते हैं एम्स सीआरई, जो कि आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी होने वाली है। उसके लिए मैं अपने पुराने एक्सपीरियंस के साथ 1000 एमसीक्यूज प्लस थ्योरी क्लासेस अलग से करने की कोशिश करूंगा इन दिनों के अंदर। अगर आप देखें तो आज 25 तारीख है, और 25 तारीख से अगर 22 तारीख भी पकड़ के चलते हैं तो आप लोगों के पास 27 दिन बचे, ठीक है। तो उन 27 दिनों के अंदर मैं जितना भी 100% दूंगा, मैं जितना भी कर पाऊंगा उन चीज़ों को लेके। आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए। आप चीज़ों को अगर सपोर्ट कर रहे हैं देन आई विल गिव यू 200%। 100% तो मुझे देना ही है क्योंकि वो मेरा काम है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। मैं एमसीक्यू सीरीज जो है, जो कि आपने देखा, एमसीक्यू सीरीज करने वाला हूँ इन्हीं दिनों के अंदर। डेली करेंगे 6 बजे। अभी दिक्कत यह है कि मैं इसे रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं लाइव नहीं कर सकता हूँ ऐसे नए चैनल पे, क्योंकि उसके लिए सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, यूट्यूब परमिशन नहीं देता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास करेंगे, आज की क्लास के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है सभी लोगों का। पूरी क्लास को आराम से ध्यान से देखना। क्लास के अंदर जितने भी नंबर आपके बनते हैं वो सारे देखना, एंड देन फिर हम लोग करेंगे। मैं करीबन 25 से 30 क्वेश्चन हर क्लास में करवाने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो इंतजार हुआ खत्म। यहाँ पर आप आ चुका है आपके लिए पहला सवाल। आपसे पहला सवाल पूछा जा रहा है, HPLC इज यूज टू डिटेक्ट विच डिजीज। कौन सी डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? HPLC। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, बीटा थैलेसीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया या हीमोलाइटिक एनीमिया। अब इन सब में सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हम लोगों को कि HPLC क्या होता है। तो ये HPLC होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो होता है, क्रोमेटोग्राफी से पहले आप सीखें क्रोमेटोग्राफी का क्या मतलब होता है। क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है, क्रोमा का मीन्स कलर, और ग्राफी का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना। कि हम लोगों ने अगर उसे रिप्रेजेंट कर दिया कोई भी पेपर के ऊपर, या हम लोगों ने एनालिटिक्स बना दिए उसके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि कलर को रिप्रेजेंट करके डिफाइन करना। ये पहला नाम रखा गया था, एंड देन फर्दर डिटेल डिस्कशन हुए जब क्रोमेटोग्राफी पे, तो बहुत सारी चीजें अलग निकल के आई। ये एक हाई परफॉर्मेंस बोल सकते हैं, काफी बार हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। तो HPCL, ठीक है। HPLC को किस में यूज करते हैं? अब हम लोगों को ये यूज करना होता है ना HPLC, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हीमोग्लोबिन जो है मेरे पास ब्लड में कौन सा होता है? A1 हम लोगों को देखने को मिलता है 97%। लेकिन अगर हम लोगों को परसेंट है, ठीक है, 97%। लेकिन अगर हम लोग देखें HbA2 जो होता है वो 2 से 3% होता है। कितना होता है? 2 से 3%। ये भी सवाल आता है। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, अगर A2 के लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं तो वो क्या होता है भाई? वो बीटा थैलेसीमिया के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है। ये एक आइडेंटिफाइंग फीचर है। तो हम लोग क्या करते हैं, HPLC जो होता है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, बीटा थैलेसीमिया के लिए क्रोमेटोग्राफी चार्ट रन करते हैं, और उसमें ये चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा? बीटा थैलेसीमिया इज द राइट आंसर। बात करी जाए यहाँ पर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया एंड हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया में आपको RBC ब्रेकडाउन देखना है, तो वो कूम्स टेस्ट आपके लिए एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डिपेंड करता है शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, लेकिन हाँ, आयरन की कमी और B12 की कमी, इन दोनों को देखते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री टेस्ट ज़्यादा डिपेंड करते हैं। बीटा थैलेसीमिया को ऐसे कोई देखने का तरीका नहीं है, तो HPLC करते हैं। अगर बात करी जाए HPLC क्या सिर्फ बीटा थैलेसीमिया के लिए करते हैं? क्यों, एग्जामिनर एक सवाल थोड़े ना बनाएगा। तो अगर आप बात करें सीकल सेल अनीमिया, सीकल सेल अनीमिया, तो वहां पर भी हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। और बायोकेमिस्ट्री में अगर मैं थोड़ा सा जाऊं, क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री का ही काम है, तो अमीनो एसिड जो होते हैं, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का जो मेटाबॉलिज्म होता है, अगर उससे रिलेटेड कोई डिजीज है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यही यूज करते हैं HPLC। इसके लिए एक बार आपको फोटो दिखा देता हूँ कि कैसे काम करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आजकल थोड़ा फोटो ट्रेंड में है ना, इसीलिए। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो कि ऊपर लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में जब लैब में मशीन रखा होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये ऊपर जो है वो सॉल्वेंट हम लोग लोड करते हैं, नीचे 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 जाते हुए ये इस तरीके से जो डायग्राम में दिख रहा है ना, ये ऊपर से नीचे तरफ का सेट है, ठीक है। वो बनाने में ऐसा ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले होता है पंप, जो कि क्या करता है, जो भी हमारा सैंपल है और जो सॉल्वेंट है,
एक तरीके से रिएजेंट जो है उन दोनों को मिक्स कर देता है। मिक्स करने के बाद वो डालता है एक हाई प्रेशर लिक्विड, जो आपका क्रोमेटोग्राफी का चेम्बर है उसके अंदर ये इंजेक्ट किया जाता है। जैसे ही ये प्रेशर से इंजेक्ट होता है तो यहाँ पर क्या होता है भाई, ये सेपरेट कर देता है कंपोनेंट्स को, और कंपोनेंट को सेपरेट करने के बाद वेस्ट अलग निकाल देता है और सारा डेटा डाल देता है किस पे, डिटेक्टर के ऊपर। और डिटेक्टर फिर एक ग्राफ बनाता है। और अगर बात करी जाए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है ये, किसके लिए है, बीटा थैलेसीमिया के लिए। बीटा थैलेसीमिया ट्रेट के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा बोलूंगा, मतलब वैसे तो मैंने ट्रेट लिखा है, बाकी बीटा थैलेसीमिया सबके लिए बैठेगा। तो ये हमारा पहला सवाल है ना। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हम लोग बात कर रहे हैं एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट इज यूज्ड ऑल एक्सेप्ट। एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट हम लोग सबके लिए यूज करेंगे, एक को छोड़ के। एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट होता क्या है, पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लें। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, कूम्स टेस्ट बोलते हैं। सेम ही नाम है, मतलब आप चाहे से कूम्स देखें चाहे से आप ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, ड्रग इंड्यूस अनीमिया या आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, किसके अंदर हम लोग देखेंगे। अब कूम्स टेस्ट जो होता है वो हम लोग क्यों करते हैं, कूम्स टेस्ट में क्या करते हैं, जो एंटीबॉडी है जो आरबीसी की सरफेस पर अटैच हो गई है, एंटीबॉडी अटैच्ड टू आरबीसी सरफेस, और जिसके कारण क्या हो रहा है भाई, वो जो आरबीसी है वो अपना काम परफेक्टली नहीं कर पा रही है, लाइसिस हो रहा है। तो ये सब देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कूम्स टेस्ट करना पड़ता है। और ये कूम्स टेस्ट जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है कौन सा, डायरेक्ट, एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट। दो चीजें समझ में आती हैं। अब डायरेक्ट जो होता है इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, मतलब डायरेक्ट में क्या हो जाता है, बेसिक, जैसे अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज द डायरेक्ट कूम टेस्ट, तो ऐसा करके मतलब मैं एक ही सवाल के अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस बताने की कोशिश करूंगा जिसमें होंगे, अब जिसमें नहीं है तो अपन तो क्या ही करेंगे, है ना। तो ये तो सब आप लोगों को समझ में आता ही है। तो इसको लिखते हैं डायरेक्ट कूम्स टेस्ट। डायरेक्ट कूम्स टेस्ट के अंदर बस एक बेसिक फंडा है, एक बेसिक फंडा ये है कि आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो आरबीसी है इसकी सरफेस के ऊपर एंटीबॉडी अटैच है, और इनडायरेक्ट के अंदर क्या है, सीरम के अंदर जो एंटीबॉडी है उसको हम लोग डिटेक्ट कर रहे होते हैं। ये जो वाई बनाता हूँ ना, दैट इज एंटीबॉडी का सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑटो इम्यून के अंदर भाई एंटीबॉडी बनने वाली है, हीमोलाइटिक अनीमिया ऑफ न्यूबॉर्न, तो वही आईजीजी की एंटीबॉडी आ गई है बच्चे के अंदर, तो वहाँ सेम चीजें देखने वाली हैं। ड्रग इंड्यूस अनीमिया, ड्रग इंड्यूस अनीमिया के अंदर काफी बार क्या होता है, कुछ ड्रग ऐसा बिहेव कर देते हैं जिनके कारण एंटीबॉडी बन जाती है, तो वो सेम चीज हो गई। यहाँ पर बचता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो कि आयरन की डेफिशिएंसी से आपको देखने को मिलता है, तो आंसर वहाँ पर आपका बन जाएगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये कुछ है डायरेक्ट कूम्स टेस्ट, और इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट आगे स्विच हो जाता है अपने आप ही। तो अगर बात करी जाए डायरेक्ट कूम्स टेस्ट की, तो यहाँ पर जो पेशेंट का ब्लड लिया है इसके अंदर आप देखेंगे आरबीसी के ऊपर एंटीबॉडी जुड़ी हुई है। मैंने यहाँ पर क्या डाला है, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन, AHG, MCQ है ये, कि व्हाट इज द रिएजेंट ऑफ अ कूम्स टेस्ट, तो वो क्या है, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन, रैबिट के ब्रेन से बनता है, ठीक है। मैं रैबिट नहीं हूँ, बस बता रहा हूँ, ऐसे दिमाग लगा के चलो, तो मतलब सर जोड़ते जाओगे तो बनता जाएगा कुछ ना कुछ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा एग्लूटिनेशन। तो अगर एग्लूटिनेशन मिलता है दैट इज पॉजिटिव। इन केस अगर ये सीरम है तो सीरम के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, जो भी डोनर का सैंपल है वो ऐड कर देते हैं ट्यूब के अंदर, ठीक है, विद द सीरम, तो सीरम के साथ हम लोग ऐड कर देते हैं, वापस सेम AHG डालते हैं, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन, अगर पॉजिटिव आता है तो वहाँ पर एग्लूटिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गई, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारी चीज़ें करते रहेंगे, लेकिन अभी सवाल करते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कोगुलेशन डिसऑर्डर, इनमें से कौन सा कोगुलेशन डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, ग्लेंसमैन थ्रोम्बोएस्थेनिक या एप्लास्टिक अनीमिया। चार ऑप्शन हैं, आप लोग अपना आंसर पहले ही लिख लिया करो। अभी ये लाइव में चल रहा था देन मैं आपके कमेंट देख पाता, अभी नहीं चल रहा है तो अभी ये सिर्फ मैं अपने फ़ोन से ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए हीमोफीलिया, हीमोफीलिया की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारा आंसर वैसे ही बन जाएगा, हीमोफीलिया इज द राइट आंसर। अभी बात करते हैं क्यों। हीमोफीलिया जो है वो रॉयल ब्लड डिजीज है, क्या है, रॉयल ब्लड डिजीज, और ये सब हम लोगों ने एनसीईआरटी में ही देखा है, एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, चैप्टर 8 में लिखा हुआ था रॉयल ब्लड डिजीज। तो हीमोफीलिया क्या होता है ना, एक होता है हीमोफीलिया ए, जिसमें क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर CF लिख देता हूँ, उसमें 8 की डेफिशिएंसी हो जाती है, अगेन यहाँ से सवाल बना हुआ है। और एक होता है हीमोफीलिया बी, जहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर 9 जो होता है
उसकी डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है। तो हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी दोनों चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। तो यहाँ पर हीमोफीलिया जो है वो कोगुलेशन डिसऑर्डर हो गया। कोगुलेशन डिसऑर्डर क्या होता है? जहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन ना हो। बात करी जाए आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरा, ये क्या है? तो सर ये ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है? ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर क्या होता है? सेल्फ, हमारी बॉडी जो होती है, सेल्फ लिख देता हूँ, सेल्फ, हमारी बॉडी जो है उसमें एंटीबॉडी फॉर्म होती है, वो किल कर देती है किसको? किल प्लेटलेट। हमारी बॉडी प्लेटलेट्स को किल कर देती है। तो अगर हमारी बॉडी हमारी ही प्लेटलेट्स को किल कर देगी तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज। और वहां पर प्लेटलेट कम होगी तो क्या होगा? प्लेटलेट डिसऑर्डर होगा, ना कि कोगुलेशन डिसऑर्डर। अब बात करी जाए ग्लिंसमैन थ्रोम्बोएस्नेस्थीसिया, तो इसके अंदर क्या हो जाता है? यहाँ पर अगेन जो होता है, प्लेटलेट जो हैं वो प्रॉपरली क्या कर पाती हैं? एग्लूटिनेट, मतलब कि प्लेटलेट एक तरीके से क्या करती हैं? एग्रीगेट नहीं हो पाती हैं, एग्रीगेशन नॉट प्रॉपर। ठीक है, मैं इस पे लिखना सीख रहा हूँ, बहुत नया है मेरे लिए, हाथ फिसलता है ना तो पता नहीं चल रहा कुछ कुछ चीज़ें। हाँ, यहाँ पर प्लेटलेट जो हैं वो एग्रीगेट कर नहीं पाती हैं, और ये बहुत रेयर डिजीज़ होती है, लेकिन आपको समझ में आता है कि ये भी सर प्लेटलेट से रिलेटेड डिजीज़ है और ये भी सर प्लेटलेट से रिलेटेड डिजीज़ है। एप्लास्टिक अनीमिया आपको आरबीसी के लिए पता ही है, तो फिर आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा। तो जिन्होंने ए किया है बहुत बढ़िया भाई हैं। बात करी जाए अगले सवाल की। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, कलर ऑफ एंटीसीरा ए यूज फॉर। अगर हम लोग बात करते हैं कि कलर जो होता है ए का वो कौन सा होता है, तो अगर एंटीसीरा की बात करी जाए, सबसे पहले तो एंटीसीरा क्या है? एंटीसीरा एक तरीके से एंटीबॉडी है जिसको हम लोग यूज कर रहे होते हैं किसके लिए? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के लिए, एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए जो हम लोग इसे यूज करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है? आरबीसी के ऊपर तो एंटीजन प्रेजेंट है और ये एंटीसीरा है, दोनों मिक्स करते हैं, एग्लूटिनेशन आपको देखने को मिल जाता है। एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रिंसिपल पूछा जाएगा कि अगर मैं ब्लड क्लॉटिंग कर रहा हूं तो क्या आपको देखने को मिलेगा? एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगा, मतलब उसका रिजल्ट जो बनता है। तो बात करी जाए यहाँ पर, येलो होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, पिंक होगा या ब्लू होगा, तो जी बिल्कुल आपने सही सोचा, ब्लू आंसर होगा, है ना। किसके कारण होगा? ट्रेफेन ब्लू के कारण। ट्रेफेन ब्लू के कारण ये ब्लू कलर का दिखाई देता है। बात करते हैं बाकी सबकी, तो जो ए बी होता है वो या तो होगा कलरलेस या होगा पिंक। तो अभी तो ईओसिन ऐड कर देते हैं काफी जगह पे, आप जैसे पुरानी किताबें देखेंगे या कुछ जगहों पे जहाँ रिसर्च में यूज होता है वहाँ ए बी को है ना कलरलेस यूज किया जाता है, क्योंकि ईओसिनोफिल जो है मत ऐड करो। लेकिन क्या होता है, ऐड करने से सिग्नेचर हो जाता है एक तरीके से, सिग्नेचर क्या कि आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाएगा। जैसे कि अभी इस साइड के ऊपर लगा हुआ है एम्स, तो एक तरीके से इसलिए लगा हुआ है कि आपको ये ध्यान रहे कि हाँ यार एम्स के रिलेटेड ही ये सारे सवाल हैं, तो यही सारे यहाँ पर आ रहे हैं। ट्रांसपेरेंट जो होता है वो एंटी डी जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, और जो बी होता है वो येलो होता है। एक बार इनका भी एक फोटो देख लो, बड़ा रंग बिरंगा सा फोटो था तो मैंने ये निकाला। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे पहला है ए बी, तो ए बी जो है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं इसके अंदर। कौन सी होती है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हम लोग कहाँ पर प्रिपेयर करते हैं? मतलब लैब में बनाई हुई है, तो आपको ये चीज़ें तो समझ में आती हैं। ये है ए बी, ये है आपका बी जो कि पीला है, ये ए है, ये डी है। बाकी ये जो आईजीएम के और मोनोक्लोनल सब्स्टिट्यूट एंटीबॉडीज ये बहुत कम यूज होते हैं, बस वो फोटो में थे इसीलिए यहाँ पर रख दिए मैंने। ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को समझने में। बात करी जाए यहाँ पर एक चीज और होती है, इन सबके अंदर क्या होता है? एक प्रिजर्वेटिव डाला जाता है जिसका नाम क्या होता है? सोडियम अजाइड। ये भी सवाल एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए अगर आपसे कोई बोले कि ब्लड बैंक के अंदर अगर हमारे जो रिएजेंट है एबीओ ब्लड ग्रुप का वो खराब नहीं होता है, तो वो खराब क्यों नहीं होता है? ये इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि सर उसमें होता है सोडियम अजाइड। वैसे 1% जो होता है सोडियम अजाइड यूज करते हैं। अजाइड जैसे करके याद रख लेना, मेरे को कैसे याद रहता है वो मैं बता देता हूँ। उसी से जो चीजें मैंने याद करी है वही से आपको याद करानी है बहुत अच्छे तरीके से। तो अजाइड से ऐसे याद रखो, आजादी। आप लोग इन रिएजेंट्स को क्या रखते हो? 20 डिग्री सेल्सियस पे रख देते हैं हम लोग। कहाँ पर? लैब में। क्योंकि जैसे ब्लड बैंक में है एसी चलता रहता है, लेकिन 16 पे चलाते हैं तब भी वो 20 ही मैनेज हो पाता है टेम्परेचर। आपने ये चीज देखी है कि वो 20 ही हो पाता है। तो वो 20 जो हो पा रहा है वो आजादी मिल रही है। ऐसे अगर आपको ये रिएजेंट को स्टोर करना है तो फ्रिज में हम लोगों को करना पड़ेगा 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक।
सोडियम अजाइड से क्या हो जाता है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, क्या करता है, बैक्टीरिया ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई, सबके कलर समझ में आ गए, सवाल बने आराम से कर लेना। बात करते हैं ओलिगोजूस्पर्मिया। ओलिगोजूस्पर्मिया इज डिफाइंड एज, मतलब ओलिगोजूस्पर्मिया एक कंडीशन है, उस कंडीशन को हम लोग कहाँ पर डिफाइन मानते हैं, कि कहाँ पर इस कंडीशन को हम लोग मानेंगे। सबसे पहला है स्पर्म कंसंट्रेशन, सेकंड इज स्पर्म कंसंट्रेशन सॉरी लेस देन 45 मिलियन, 30, 15 एंड 55 मिलियन। तो जब भी हम लोग बात करते हैं ओलिगोजूस्पर्मिया, इसके अंदर क्या होता है ना, कि मतलब मिड सेगमेंट है। एस्पर्मिया मतलब एब्सेंट है, और नॉर्मल तो मतलब कि क्या हो रहा है कि आपका 200 मिलियन तक उसका नंबर है, मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए तो 20 मिलियन से लेकर अगर 200 मिलियन के ऊपर स्पर्म काउंट है तो वो उसको नॉर्मल माना जाता है। बीच का कंडीशन बनता है क्या, ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया के लिए हम लोग देखते हैं क्या, कि अगर लेस देन 15 मिलियन आपको स्पर्म देखने को मिल रहा है तो ओलिगोस्पर्मिया है। इसमें भी माइल्ड मॉडरेट सीवियर कंडीशंस देखने को मिलती है, वो एक बार मैं बता देता हूँ। आप देखेंगे पॉलीस्पर्मिया कंडीशन ऐसी है जहां पर स्पर्म काउंट जो है वो 250 मिलियन से ऊपर चला जाए, ये भी एक खराब चीज है। ठीक है, नॉर्मल की अगर बात करी जाए, नॉर्मल स्पर्मिया जो लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, तो ये है, मतलब यहाँ पर आप तो इसे ऐसे याद रखना 20 से 200, ये सबसे आसान तरीका है। 20 से 200 जो कंडीशन बनेगी वो नॉर्मल के लिए बनेगी। ठीक है, इससे ज्यादा कहाँ भाग के जाएंगे हैं। और अगर बात करी जाए माइल्ड, माइल्ड के अंदर क्या होगा, जो सेम चीज अभी मैं जो लिख रहा था वो माइल्ड के रेस्पेक्ट में था। मॉडरेट 5 से 10 में आ जाएगा, और सीवियर जो होगा वो 5 से भी कम हो जाए। और एजोस्पर्मिया ये एक टर्म यूज होता है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एजोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है, नो स्पर्मेटोजोआ इन इजैकुलेशन। सीमेन होगा, सीमेन इज अ लिक्विड पार्ट, और स्पर्म जो है वो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, एजोस्पर्मिया। एस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, तो ठीक है, ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए ये एजोस्पर्मिया पे मैंने मार्क कर दिया एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थायराइड फंक्शन, इनमें से थायराइड फंक्शन कौन सा नहीं है। ठीक है, अब थायराइड क्या होता है, थायराइड ग्लैंड, ये वाली थायराइड ग्लैंड। अब ये थायराइड ग्लैंड क्या करती है, जैसे हमारी पिट्यूटरी जो है वो टीएसएच रिलीज करती है, और टीएसएच वर्क ऑन है FT3 और FT4, मतलब वो उसको प्रोड्यूस करवाता है, एंड देन हम लोग उससे आगे देख रहे होते हैं। तो थायराइड फंक्शन टेस्ट में हम लोग FT3 भी देखेंगे, FT4 भी देखेंगे। इन केस ऑफ दैट अपटेक के अंदर कोई भी चेंजेस आते हैं, मतलब अपटेक के अंदर कोई भी चीज़ों में खराबी आती है, तो फिर हम लोगों को उसको रेडियो एक्टिवली देखना होता है। तो ये सारे तो हम लोग यूज कर रहे हैं, बचता है सिर्फ एक अमाइलेज जिसको हम लोग यूज करते हैं GIT में। अब दो टाइप से अमाइलेज हमें देखने को मिलता है, एक मिलता है सलाइवरी अमाइलेज, और सेकंड हम लोगों को मिलता है पैनक्रियाटिक। ठीक है, तो ये दोनों चीजें देखने को मिलती हैं। आंसर यहाँ पर डी बन जाएगा बड़ा आसानी से। ऐसा नहीं है कि सारे सवाल मुश्किल हो, कुछ चीजें आसान होती हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ स्टमक एनाटॉमी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टमक एनाटॉमी का कौन सा पार्ट है। अब अगर आप देखेंगे CRE का रेस्पेक्ट, जो मैंने अभी सर्च किए अपने जितने पेपर देखे हैं उनमें अगर आप देखेंगे ना, तो CRE में एना से क्वेश्चन कम है, लेकिन यार रैंक जो बनी ना वो हर बार 7-8 सवालों में बनी, कि जितने भी लोगों की रैंक बनी, तो वो अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी अगर आपका बेहतर है तो आपकी रैंक अच्छी बनेगी डेफिनेटली। तो उस चीज़ के लिए ऊपर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हर स्लाइड में क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश रहेगी। ये क्वेश्चन है स्टमक से, स्टमक का कौन सा पार्ट नहीं है। अब समझना, यहाँ पर ड्यूडेनम ऑप्शन में दे दिया, अपेंडिक्स दे दिया, कार्डियक दे दिया, और रेक्टम दे दिया। बहुत ग्लोरीफाई नहीं करेगा ये ऑप्शन को, बस बेसिक लिख के देगा, आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा नहीं है। अब मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है इन सवालों में एलिमिनेशन मेथड। रेक्टम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, पहुंच गए आराम से। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम, और ये पहला ही पार्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, C शेप का कर्व है, ये सारी चीजें। अपेंडिक्स रूडिमेंट्री पार्ट है, और ये हमारा क्या होता है ना, जैसे अगर आप देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन जो है वहाँ के ही आपको एक इतना बड़ा सा 10 सेंटीमीटर का देखने को मिलता है। बाकी पहले काम आया करता था जब हम लोग पत्तियां खाते थे, अब हम लोग रोटी सब्जी खाने लग गए हैं ना जी, बढ़िया वाला खाना, तो अपेंडिक्स की जरूरत पड़ती नहीं है। तो यहाँ पर आंसर बनेगा कार्डियक पार्ट। अब ये कार्डियक क्या होता है मैं ये चीज बता देता हूँ। देखो, ये स्टमक की एनाटॉमी है। स्टमक एनाटॉमी के अंदर आपको देखने को मिलता है ईसोफेगस, कार्डियक, फंडस। ठीक है, तो ईसोफेगस तो जो मैं खाना खाया, मेरा फूड पाइप से गया और वो पेट तक गया, पेट तो दिख रहा है, कह रहे हैं ना, तो पता नहीं कैमरा कितना बड़ा रिकॉर्ड कर रहा है। ईसोफेगस के अंदर तो क्या हो जाएगा, यहाँ से खाना आया। ये जो पार्ट है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक, जो कि अभी मेरा आंसर था।
यहाँ पर क्या होता है ना, ऐसे करके हार्ट टच हो रहा होता है, इसलिए इस पार्ट का नाम क्या दे देते हैं, कार्डियक दे देते हैं। अच्छा, इस कार्डियक से अगर आप एक लाइन ऐसे खींचो और ये जो ऊपर का पार्ट आपको दिखाई देता है, इसको बोलते हैं फंडस। जो गैस ट्रैप होती है ना, मतलब जो भी गैस बनती है, और अगर बहुत हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन हो तो वो गैस देखी जाती है एक बार, तो वो भी गैस यहाँ पर एक्यूमुलेट होती है। इन्फेक्शन है अगर पेट के अंदर तो गैस यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी। दैट इज द बॉडी ऑफ स्टमक। ग्रेटर कर्वेचर, तो बड़ी वाली घुमाव रहेगा उसको ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं, जो छोटा वाला है उसको बोलते हैं लेसर कर्वेचर। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। यहाँ पर इसोफेजियल स्फिंक्टर आपको देखने को मिलता है, जिससे हम लोग बंद खोल करते हैं। और यहाँ पर उड़ाई देखने को मिलता है, जिससे कि 1 से 2 ml खाना जो है वो आपका ड्यूडेनम में आता रहता है कंटिन्यूसली, और अपना पेट जो है धीरे धीरे खाली होता रहता है। ठीक है, तो पेट पूरा खाली हो जाए उसके बाद ही जाके कुछ खाया जाए, और उसके भी थोड़ी देर बाद कुछ खाया जाए, ऐसा नहीं खत्म होते ही तुरंत वापस खा लिया जाए। ठीक है, ये वाला पार्ट होता है पाइलोरस, तो इसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरस। और ये आगे वाला जो रहता है इसको एंट्रम बोलते हैं, तो पाइलोरिक एंट्रम। ठीक है, तो बेसिक एनाटॉमी है स्टमक की। बीएसएफ वाले बच्चे जो देख रहे हो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएसएफ का कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें ये सवाल ना आया हो, ऐसे टाइप का, मतलब स्टमक एनाटॉमी से रिलेटेड, यही नहीं। अगले सवाल की अगर मैं बात करूं, अगला सवाल कह रहा है ऑल आर द लिपिड एक्सेप्ट, सारे के सारे लिपिड हैं एक को छोड़ के। अब फिर से एलिमिनेशन लगाओ, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी एसिड है, एल्ब्यूमिन है और ट्राइग्लिसराइड है। तो आपको समझ में आता है कि सर यहाँ पर एल्ब्यूमिन जो है वो इसका एक आंसर बनेगा। एल्ब्यूमिन क्या होता है, प्रोटीन इन नेचर है, तो ये प्रोटीन है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आप देख सकते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं क्वेश्चन हिंदी में कर नहीं पाया, मुझे ये आती नहीं टाइपिंग है ना, मैं थोड़ा सीख लूँगा एंड देन फिर ये कर दूंगा। अगर आप लोगों की ये रिक्वायरमेंट रहती है तो मेक श्योर करें, कमेंट कर देना आप लोग, फिर मैं ट्राई करूँगा, है ना, ये सब करने का। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि मलेरिया इज ट्रांसमिट बाय ऑल द मोड्स एक्सेप्ट, मलेरिया सबसे ट्रांसमिट हो सकता है एक मोड को छोड़ के, क्या वो मोड रहेगा? बाइट ऑफ एनोफिलिज मॉस्क्यूटो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एयरबॉर्न और कंटामिनेटेड नीडल। अगर मैं मलेरिया की बात करूं, जब भी हम लोग इसके ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो वो स्पोरोजोइड से होता है। ठीक है, स्पोरोजोइड से हो सकता है और साइगोन से भी हो सकता है। आप कहेंगे अरे सर कैसी बात करो साइगोन से। अगर ब्लड प्रोडक्ट की मैं बात करता हूँ ना, जब भी ब्लड प्रोडक्ट, तो भैया ब्लड प्रोडक्ट में क्या है ना, आरबीसी के अंदर चला जाता है, उससे हो जाएगा। लेकिन हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है स्पोरोजोइट। एक स्पोरोजोइट आपको ध्यान होना चाहिए। अब स्पोरोजोइट की बात करें तो मोस्ट कॉमन तो यही आंसर बैठ गया, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है एक्सेप्ट की किससे नहीं फैलता है। तो मोस्ट कॉमन अगर फैलने की बात करता मैं, तो ये मेरा आंसर हो जाता है कि बाइट द फीमेल एनोफिलेज। अब भाई फीमेल खून पी रही है तो फीमेल एनोफिलेज है ना। बात कही जाए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी मलेरिया वाले पेशेंट का ब्लड निकाला और चढ़ा दिया, तो उसके अंदर जो आपका फॉर्म बन रहा था साइगोंट वाला, वो आपकी आरबीसी के अंदर वापस से इन्फेक्ट करने लगेगा एंड देन वो आपके अंदर साइकिल शुरू हो जाएगी। बात कही जाए एयरबॉर्न, तो एयरबॉर्न यहाँ पर आंसर बन जाएगा। और यूज द कंटामिनेटेड नीडल, इससे भी ट्रांसमिट हो सकता है। एक बार मलेरिया की साइकिल देख लेते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि पैरासाइट तो पढ़ा दूं, बट अभी ये साइकिल इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। देखो, पहले एक बार बेसिक ब्रीफ समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या है ना, सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। सीडीसी की ये साइकिल है, बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल। ठीक है, तो मॉस्क्यूटो जो है उसने बाइट किया और उसने क्या डाल दिया बॉडी के अंदर, स्पोरोजोइट। मैं इधर लिखता जाता हूँ जिससे आप लोगों का काम हो जाए, मेरे को शायद दिखाई नहीं पड़ेगा। स्पोरोजोइट, तो आपकी बॉडी में क्या गया, स्पोरोजोइट। तो स्पोरोजोइट क्या हो गई, इन्फेक्टिव स्टेज। इन्फेक्टिव स्टेज। आपसे अगर सवाल आता है कि व्हाट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया, तो मेरे भाई स्पोरोजोइट करना है। सेकंड अगर मैं बात करता हूँ, स्पोरोजोइट जैसे ही बॉडी में जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, लिवर सेल के पास। तो अगली चीज पता होना चाहिए कि वो लिवर सेल के पास जाएगा। लिवर के अंदर वो डेवलप करेगा, अपने नंबर्स को इंक्रीज करेगा। इस फेज को हम लोग बोलते हैं एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। ठीक है, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल हम लोग इसे बोलते हैं। यहाँ पर बनेगा साइजोंट, और साइजोंट जब ब्लास्ट होगा तो वो इन्फेक्ट कर देगा किसको, आरबीसी को। अब वो डिपेंड करता है मलेरिया पे, जैसे वाइवेक्स है तो 14 डेज वाली आरबीसी जो होगी उसको इन्फेक्ट करेगा। ये आरबीसी जैसे ही इन्फेक्ट होगी तो आरबीसी के अंदर क्या बनता है, ट्रोफोजोइट। आरबीसी के अंदर बनेगा ट्रोफोजोइट, और ये ट्रोफोजोइट जो है वो मैच्योर होगा। मैच्योर ट्रोफोजोइट वापस से ब्लास्ट करेगा तो साइटोन की फॉर्म में निकल जाएगा।
साइजोंट वापस से नई आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा। एक साइकिल तो ये चलेगी न्यू आरबीसी को इन्फेक्ट करने वाली, जिससे आरबीसी बार बार टूटेगी, और आरबीसी की टूटने की वजह से हमें क्या होता है, जो मलेरिया का फीवर होता है वो हमें देखने को मिलता है। और मलेरिया जो है वो एक तरीके से फीवर के नाम के ऊपर है। बात कही जाए यहाँ पर, कुछ जो होंगे ट्रोफोजोइट वो बना देंगे क्या, गैमेट्स। और जब ये गैमेट्स आपके बनते हैं तो गैमेट्स जो बनेंगे तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा मेल गैमेट, है ना, बनना ही है भाई, और दूसरा बनेगा फीमेल गैमेट। उल्टा उल्टा लिख दिया, मतलब यहाँ पर कर देते हैं फीमेल, है ना, यही तो काम सीखा है मैंने और इसको कर दिया मेल। तो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं। जो फीमेल गैमेट होता है इसका साइज बड़ा होता है, और मेल गैमेट जो होता है वो साइज में छोटा होता है। मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट बन तो गए लेकिन ह्यूमन बॉडी में फ्यूज नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, ये लो टेम्परेचर पे फ्यूज होते हैं। तो वापस से दूसरा मच्छर आएगा, हो सकता है सेम मच्छर आए, वो आके खून पिएगा, ठीक है। और वो जैसे ही खून पीता है तो वापस से ही कहाँ जाएगा, मच्छर की बॉडी में चला जाएगा। मच्छर की बॉडी में जाने के बाद क्या होगा, जो मेल गैमेट होगा वो अपने को आपको कैसे फाइबर्स में कन्वर्ट कर देगा, जिसको बोलते हैं एक्स फ्लैजिलेट्स। एक्स फ्लैजिलेट माइक्रो माइक्रो गैमेट। और मैक्रो गैमेट जो होता है वो फीमेल का होता है। मैक्रो का मतलब समझ में आता है बड़ा है, और माइक्रो का मतलब छोटा है। ये चीजें नाम से समझना, ऐसे ही आपके लिए आसान हो जाएगी। जब ये मैक्रो और माइक्रो गैमेट फ्यूज होते हैं तो फिर बनता है आपका ऊकाइन, ठीक है। और ऊकाइन से बनता है ऊसिस्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि ओ के, ठीक है, ओ के। तो ये ओ और के ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, ठीक है। तो मतलब पहले आपका के आता है, बाद में ओ आता है, ऐसे करके याद रखना आप। मॉस्क्यूटो के अंदर हम लोग वापिस से देखते हैं स्पोरोजोइट आ जाता है, एंड देन ये साइकिल चलती रहती है। हो सकता है कुछ सवालों में मैं ज़्यादा टाइम ले लूँ, है ना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपसे पूछा जाता है एमसीक्यू तो आप ये बता पाएंगे इन्फेक्टिव स्टेज। सेकंड आपसे पूछा जाता है कि डायग्नोसिस अगर मैं कर रहा हूँ, डायग्नोसिस, तो मैं किस चीज को आइडेंटिफाई करूंगा, तो फिर मैं आइडेंटिफाई करता हूँ किसको, साइजोंट को। सीजोंट बोलते हैं जो, साइजोंट को आइडेंटिफाई करूंगा, या मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ ट्रोफोजोइट को। और वो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, जो आपको देखने को मिलता है एक तरीके से मैं यहाँ लिख देता हूँ रिंग फॉर्म, सॉरी RING, रिंग स्टेज। तो रिंग फॉर्म स्टेज जो होती है, वाइवेक्स का केस ही लिखा है मैंने, है ना, बनाना शेप, रिंग शेप, यही सारे आपको देखने को मिलते हैं। इन पे भी सवाल कर लेंगे आगे, लेकिन अभी ये आपसे डायग्नोस्टिक स्टेज पूछा जाता है, इन्फेक्टिव स्टेज, स्पोरोजोइट है, ठीक है, कैसे कैसे ये साइकिल ट्रैवल कर रही है। तो ये मैंने एक बेसिक आउटलाइन दे दी आपको। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम इज दैट प्लाज्मा, ठीक है, इज दैट प्लाज्मा से एक सेंस ये बनता है आपका कि भैया जो आपका डिफरेंस है किसमें, प्लाज्मा में और सीरम में, वो प्लाज्मा के रेस्पेक्ट में क्या होगा। प्लाज्मा डज नॉट कंटेन फिब्रिनोजन, प्लाज्मा हैज मोर वाटर, ऐसे ही पढ़ना होता है इसको, या कंटेन फिब्रिनोजन या कंटेन आयंस। तो आयरन होगा प्लाज्मा के अंदर, फिब्रिनोजन होगा, मोर वाटर होगा, या नो फिब्रिनोजन होगा। हम लोगों को क्या समझ में आता है कि जब हम लोग एंटीकोगुलेंट नहीं ऐड करते हैं तो क्या बनता है, सीरम, और जब ऐड करते हैं तो क्या बनता है, प्लाज्मा। अगर इस ब्लड को मैं मिक्स कर दूं, मतलब एंटीकोगुलेंट ब्लड को अगर मैं मिक्स करता हूं तो मेरे को क्या बनेगा, होल ब्लड वापस से बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जी मर्जी में इसे जितना मिक्स कर लूं, यहाँ पर आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक मिलेगा सीरम और दूसरा मिलेगा ब्लड क्लॉट, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर हमेशा देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर क्या है, जब हम लोगों ने प्लाज्मा के अंदर क्या है, प्लाज्मा हैव क्लॉटिंग फैक्टर, और यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है, सीरम में क्या है, एब्सेंट क्लॉटिंग फैक्टर। तो प्लाज्मा कंटेन फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन इज क्लॉटिंग फैक्टर। पानी दोनों में सेम रहेगा, ऐसा नहीं होता आरबीसी से टूट के पानी निकल जाए, पानी सेम ही रहने वाला है, आयरन कंटेंट सेम रहने वाला है, नॉट कंटेन ऑफ फिब्रिनोजन। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, जब भी ऐसा सवाल आए ना कि होता है नहीं होता है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हो जाते हैं कि ये आंसर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक कह रहा है, एक कह रहा है नहीं होता है। अब ये दोनों स्टेटमेंट गलत करना अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप हमेशा उन्हीं स्टेटमेंट्स में पहले ज्यादा दिमाग लगाना कि कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल फोटो बेस्ड है, एम्स कर रहे हैं और फोटो ना करें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर बार एक से दो फोटो पूछ रहे हैं, क्योंकि सीबीटी आ गया ना पैटर्न, तो कुछ भी कोई भी फोटो लगा दो। अभी ये फोटो लगा हुआ है, कौन सा है, फ्लेमेबल का है, कोरेसिव का है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या आपका एक्सप्लोजिव है। तो ये एक बार आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, एक्सप्लोजिव पे ऐसा धमाका जैसा बना हुआ होगा, बम फटता हुआ, ये एक तरीके से फैसिनेटिंग बना हुआ है। एक ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपका एक ऐसा बॉक्स हो और उसके आगे पीछे चारों तरफ ऐसे करके कुछ फटा हुआ
जैसे धमाका बन रहा हो, है ना, मैं बना नहीं पाया, मैं बिल्कुल शर्मिंदा हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन हाँ ऐसा ही कुछ होता है। ऑक्सीडाइजिंग की अगर जब हम लोग बात करते हैं तो सर्कल के ऊपर आपको वो फायर देखने को मिलेगी, और फ्लेमेबल के अंदर अंदर ऐसा आपको मिलेगा कि अंदर भी आग जल रही है और बाहर भी आग जल रही है। कोरेसिव, जो कि अभी मेरा आंसर बनने वाला था, तो वो कोरेसिव हो गया है। डेंजर फॉर एनवायरनमेंट, इसमें क्या होगा, एक सूखा पेड़ होगा और एक मरी हुई मछली होगी, मतलब पानी में जाएगा तो एक्वेटिक लाइफ खराब हो जाएगी, जमीन पे जाएगा तो पेड़ खराब हो जाएगा, इसलिए ये सिंबल बनाया गया है। तांत्रिक वाला जो है वो है वेरी टॉक्सिक, तो भैया तांत्रिक इज द वेरी टॉक्सिक या टॉक्सिक, तुम जो मानो। इरिटेंट और हार्मफुल सेम ही चीज है, तो ये वाले जो हैं ये दोनों सेम है, ये दोनों भी एक तरीके से सेम है, और हार्मफुल और इरिटेंट जो है वो सेम है, वर्ड मेंशन होता है इसलिए हम लोग ऐसी चीजें देखते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा मेरे भाई, कोरोसिव बनेगा। ठीक है, फोटो थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग मायने यही रहेंगे। ज़्यादातर जो भी मटेरियल्स ऐसे होते हैं ना, एल्युमिनियम्स के बने हुए हों, जैसे कि आपका फ़ोन वगैरह हो गया है या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो गया है, तो वहाँ पर ये कोरेसिव मटेरियल लगे हुए होते हैं। लैब्स में मशीनों पे लगा होता है कि अगर आपने मशीन पे रिएजेंट गिर गया ना तो वो कोरोड हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, इसीलिए अपनी प्लेट्स को क्लीन रखते हैं हम लोग कि ख़राब ना हो, है ना। मशीन की प्लेट्स की बात कर रही थी यहाँ पर। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे कह रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट इज नीड फॉर। एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट को किस चीज की नीड होती है? यहाँ पर सबसे पहला लिखा हुआ है, मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिंगल लेबोरेटरी, डेली मॉनिटरिंग ऑफ एक्यूरेसी, डेली मॉनिटरिंग ऑफ प्रिसीजन, या बात करी जाए कंपेयरिंग परफॉर्मेंस ऑफ अ डिफरेंट लेबोरेटरी। हम लोगों के पास यहाँ पर क्या होता है, एक होता है एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट बोल लो, और एक होता है इंटरनल क्वालिटी। ठीक है, तो एक होता है EQ एक्सटर्नल क्वालिटी, और दूसरा होता है इंटरनल क्वालिटी। इंटरनल क्वालिटी मेरे पर्सनल लैब की है, ठीक है, सेल्फ लैब, जो भी मेरा कोई खुद का लैब है उसके लिए मैं ये यूज करूंगा। और अगर हम लोग सब NABL के साथ काम कर रहे हैं, NABL, तो NABL क्या करता है, मल्टीपल लैब्स का डेटा लेता है। क्यों? क्योंकि भाई अगर रिसर्च हो रही है, कोई चीज पढ़ानी है, मैं जैसे ये डेटा पढ़ाता हूँ जो भी, वो सारा NABL से ही तो लिया जाता है ना। तो हमें जो पता चलता है वो एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल से पता चलता है, तो वो सारी चीजें वहां देख रहे होंगे। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ अ डिफरेंट लेबोरेटरी। ठीक है, थोड़ा सा इक्वास के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बात करी जाए प्रो एफिशिएंसी टेस्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, लेबोरेटरी परफॉर्मेंस एवेल्युएट फॉर द रेगुलेटरी पर्पसेस, की भाई जो आपका परफॉर्मेंस है वो देखा जाए रेगुलेटरी बेसिस पे कि आपका सब कुछ सही चल रहा है क्या। बात करी जाए स्कीम के अंदर क्या होता है, स्कीम के अंदर क्या होता है, परफॉर्मेंस एंड मेथड इवोल्यूशन, की क्या स्कीम चल रही थी, क्या मेथड इवॉल्व हुए, उन सब के बारे में, और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मैंने अभी आपसे कहा कि अगर मैं डेटा ले रहा हूँ तो वो स्कीम से ही लूंगा सारा का सारा। बात करी जाए कि यहाँ पर प्रोग्राम में क्या क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इंटरनल लेबोरेटरी कंपैरिजन। ये यहाँ पर इंटर लिखा हुआ है, INTER मेरे भाई, काफी बार लिखा होगा इंट्रा, INTRA, इंट्रा। ये इंटर और इंट्रा दिन रात का फर्क है, एक एक शब्द पढ़ना। इंट्रा का मतलब होता है कि मेरे और मेरे भाई के बीच में कंपटीशन, मतलब हम दोनों दोस्त हैं या भाई हैं तो उनके बीच में कंपटीशन। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे सेम ही घर के अंदर कंपटीशन हो रहा है। और इंटर का मतलब कि आप रहते हो राजस्थान में, कोई बच्चा रहता होगा यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, है ना, उन सब का कंपटीशन हो रहा है, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है इंटर। तो सेम एज दैट, जब बाहर बाहर की लैब्स को हम चेक करते हैं तो इंटर हो गया। हमारे ही लैब के सारे मशीन्स को, जैसे मेरे पास CBC के 3 मशीन है, ठीक है, उन तीनों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, इंट्रा। और अगर हम लोग बाहर वाले मशीन से कंपेयर कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, इंटर हो गया। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड था। बाकी बात करी जाए कि ये सब चीज़ें सेम ही है, मेथड, विट्रो डायग्नोसिस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हेल्प्स, तो ये सारा तो इक्वास का हिस्सा होता ही है। आप देखेंगे जब भी NABL वाले आते हैं तो 50 चीज़ें आप सीख लोगे एक्स्ट्रा। इन केस अभी नहीं आए हैं, आप अगर अभी एम्स चले जाएंगे जब, तब वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जब भी वो आते हैं बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बात करी जाए 5 ml ऑफ कलर सॉल्यूशन हैज एब्जॉर्बेंस 6, तो अगर मैं बात करूँ, एक कोई मेरे पास सॉल्यूशन था, ये टेस्ट ट्यूब, इसमें 5 ml था, तो इसका एब्जॉर्बेंस जब मैंने निकाला तो वो कितना आया, 0.600 नैनोमीटर। फिर मेरे को दे दिया किसी ने 10 ml की, श्रेयांश ये लो भाई 10 ml, और इसका एब्जॉर्बेंस निकाल के लाओ कितना होगा, कि सर 5 का 6 था तो 10 का डबल कर दें क्या? भाई एब्जॉर्बेंस निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक डिवाइस जिसका नाम होता है कलरीमीटर। ठीक है, जितने भी लोग बायोकेमिस्ट्री लैब में काम करते हैं कलरीमीटर से रूबरू होते ही यहाँ पर एक छोटी सी क्यूवेट लगती है, यहाँ कलर फिल्टर लगा हुआ होता है, इधर डिस्प्ले होता है और कंट्रोलर्स होते हैं ऊपर नीचे दायां बायां, और ये एक वायर लगा हुआ होता है, इसका नाम है कलरीमीटर।
कलरीमीटर के अंदर क्या करते हैं हम लोग, ये जो क्यूवेट है इसके अंदर मात्र 1 ml सॉल्यूशन डालते हैं और वो एब्जॉर्बेंस आ जाती है। ये तो वही बात हो गई कि एक छोटे से ग्लास में कोल्ड ड्रिंक, सपोज मानो एक इस ग्लास में कोल्ड ड्रिंक है, पी लेता हूँ, पानी ही था, कोल्ड ड्रिंक नहीं है। एक छोटे गिलास में कोल्ड ड्रिंक हो और एक बड़े से बॉटल के अंदर कोल्ड ड्रिंक हो, और आपसे कोई पूछे कि कितनी मीठी है, एब्जॉर्बेंस जो होगी वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो अगर एब्जॉर्बेंस ज्यादा है तो मीठी ज्यादा होगी। कोल्ड ड्रिंक तो सेम ही थी ना, तो भाई मिठास वाली भी चीज सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम ही रहेगा, 0.6। हो सकता है आप लोगों ने आंसर कर लिया हो, 0.6 है ना, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मेरे सामने आपका चैट तो है नहीं, तो इसीलिए अभी आप खुद से लिखिए, मैं हर एक पॉसिबल आंसर के तौर पे ये सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा होता हूँ, ठीक है। थोड़े टाइम में जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर हम लोग लाइव करने की कोशिश करेंगे। प्रोलॉन्ग फास्टिंग कॉज, अगर प्रोलॉन्ग फास्टिंग है तो वो क्या कॉज करेगी। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, जैसे ये बहुत सफिशिएंट डेटा लिखा हुआ है, प्रोलॉन्ग फास्टिंग, अगर सिर्फ फास्टिंग है तो क्या होता है, मतलब पानी पी रहे हैं, मतलब जैसे मैं पानी पी रहा हूँ लेकिन मैंने खाना नहीं खाया है ना, क्योंकि जब तक ये नहीं होता तो फिर मन ही नहीं करता। तो यहाँ पर अगर बात करी जाएगी प्रोलॉन्ग फास्टिंग, तो फास्टिंग के केस में क्या होगा, आपका शुगर लेवल लो देखने को मिलेगा, तो हाइपरग्लाइसीमिया तो नहीं होगा। कीटोन इन यूरिन, जी बिल्कुल हो सकता है। प्रोटीन यूरिया भी हो सकता है, और अगर बात करी जाए बोथ ए एंड बी तो बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि ए वाला गलत हो गया, तो सर ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, सर मोस्ट कॉमन आंसर बन गया बी। मैंने क्यों कहा कि प्रोटीन हो सकता है, अगर डिहाइड्रेशन का केस बनता है तो वहां के केस में क्या होता है ना, प्रोटीन आपको देखने को मिल सकता है, मतलब प्रोटीन के चांसेस बढ़ जाते हैं कि प्रोटीन यूरिया आपको देखने को मिले, मसल ब्रेक हो जाती है डिहाइड्रेशन के केस में, ठीक है। इसीलिए ये आंसर यहाँ पर बी बनेगा कि कीटोन बॉडी होगी, डेफिनेट होगी। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, गणित का सवाल आ गया है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड 500 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 10% ऑफ NaOH टू ब्रिंग इट टू 7.5%, ठीक है। अगर मेरे पास कोई ऐसा सवाल, समझो पहले मेरे पास एक 500 ml का सॉल्यूशन था, हमेशा ऐसा बना लेना, देखो एक रफ शीट मिलती है, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कंसंट्रेशन कितना था, 10%। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अगर कंसंट्रेशन घटा के कर दी जाए 7.5%, तो मेरे को कितना एक्स अमाउंट ऐड करना है, यही चीज है। तो बेसिकली C1V1 इज इक्वल्स टू C2V2, यही है। तो C1V1 इज इक्वल टू C2V2, C1 क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन 10 दे रखी है, वॉल्यूम कितना दे रखा है सर 500। देखो धीरे धीरे ही कर पाता हूँ, मेरे को गणित उतनी ही आती है ना, जितनी आपको माइक्रोबायोलॉजी आती है। V2 मेरा x है, और ये x किसकी x है पता नहीं, है ना, अभी x फैक्टर मान लेते हैं। यहाँ पर बात करी जाए तो ये कितना हो गया सर, 5000 हो गया, है ना, और इधर हो गया 7.5, तो 7.5 को ले आते हैं नीचे और यहाँ रख देते हैं x। तो जो भी इसको कैलकुलेट करने पे आएगी वो x की वैल्यू होगी, मतलब अगर मैं ये हटाऊं 1 दशमलव तो यहाँ 0 लग जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे ही कर पाता हूँ यार, मैं इसको 75 500 0, ठीक है। 75 का 500 में गया तो 75 छिक्की 450, 50 बच गया, एक जीरो उतार लिया, ठीक है। फिर से 6 आ गया, फिर से 450 हो जाएगा, फिर एक जीरो उतार लूंगा 50 में, 666 हो गया, ठीक है। तो 666 अगर वॉल्यूम रहेगा मेरे पास, 666 ml अगर मेरे पास वॉल्यूम होगा, तो मेरा कंसंट्रेशन कितना होगा, 7.5। तो क्या आपका आंसर ए आ रहा था, है आ रहा था क्या ए आ रहा था, तो गलत है। देखिए ए आ रहा है आंसर, तो गलत है। यहाँ पर मैंने बोला कि कितना ऐड कर दूं, 500 ml तो था ही, 500 ml में कितना ऐड कर दूं जिससे क्या बन जाए, मेरे पास 7.5 बन जाए। तो मैं क्या करूंगा, 500 इसमें से घटा दूंगा 666 में से, तो 0 में से 6 में से 5 गया तो 1, ठीक है। 166 आंसर बनेगा सी। सवाल समझ में आया, नहीं आया देखो दोबारा से बताता हूँ, इधर से बताता हूँ। मेरे पास ये सपोज वापस ले लेते हैं, ये मेरे पास पानी का ग्लास है, 500 ml का एक ग्लास है, इसके अंदर मैंने क्या करा, 1 चम्मच चीनी डाल रखी है, जिससे इसका कंसंट्रेशन जो है वो 10% के हिसाब से मीठा है, मतलब इसके अंदर 10% NaOH का सॉल्यूशन है। मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर मैं ना पानी कितना ऐड कर दूं जिससे इसका कंसंट्रेशन जो है वो 7.5 रह जाए। तो मैं 500 ml के ऊपर पानी ऐड कर रहा हूँ ना मेरे भाई, और मेरे को टोटल का पता है कि इसमें अगर 666 ml पानी होगा
तो वो क्या हो जाएगा, मेरा 7.5% बन जाएगा। ये चीज़ समझ में आती है। तो मैं इसके ऊपर ही तो पानी ऐड कर रहा हूँ, तो मैं वो पानी कितना ऐड कर रहा हूँ, 166 ml पानी अगर मैं ऐड कर दूंगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 10 से घट के 7.5 पे आ जाएगी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा ही रखने की कोशिश करी जिससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। चलते हैं अगले सवाल पे, हैं बायोकेमिस्ट्री पे। यूरिया इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कैटाबॉलिज्म। यूरिया किस चीज़ का कैटाबॉलिज्म का फाइनल प्रोडक्ट होगा, अमीनो एसिड का, ट्राइग्लिसराइड का, कोलेस्ट्रॉल का, या पॉलीसेक्राइड का। तो पॉलीसेक्राइड तो है वो कार्ब्स में आ गया, कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो है वो लिपिड में आ गया। हमें पता है यूरिया प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से आता है, तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इसकी, तो डाइटरी प्रोटीन आपको देखने को मिलते हैं। कौन सा हो सकता है, फिश हो सकता है, मीट हो सकता है, एग हमारे लिए क्या हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, या डेयरी प्रोडक्ट हो सकता है। बाकी आपकी जो इच्छा आप वो खा सकते हैं ना। प्रोटीन खाना है, प्रोटीन खाने के बाद जैसे ही आप उसे खाएंगे तो वह एब्जॉर्ब होगा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा। अमीनो एसिड से प्रोटीन सिंथेसिस हो सकता है, नाइट्रोजन कंपाउंड बन सकते हैं, और अमीनो एसिड ऑक्सीडाइज हो सकता है, ऑक्सीडेशन आपको देखने को मिल सकता है। जब ये सब कुछ होता है तो अमीनो एसिड जो होता है वो जाता है लिवर के पास, और लिवर मतलब बना ही वहाँ पर है, यूरिया साइकिल के अंदर आपका यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी नीचे देखोगे तो क्रैब साइकिल बनी हुई है। यूरिया साइकिल पे भी हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे आगे, है ना। ये सारी चीजें करने वाले हैं, देखो मैं तो बताता जा रहा हूँ कि क्या क्या करने वाले हैं। आंसर तो आपको समझ में आई है, अमीनो एसिड मैंने टिक किया नहीं शायद, अमीनो एसिड इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा है लाइट इफेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से लाइट किस पे अफेक्ट करेगी। अब ये सब किसके बिहाफ पे है, आपको ऑप्शन पढ़ के समझ में आएगा। ऑप्शन में लिखा है ग्लूकोज, यूरिया, बिलिरुबिन और कैल्शियम। तो हम सब दिमाग लगा लेंगे कि भैया ये ग्लूकोज टेस्ट की बात कर रहा है, यूरिया टेस्ट की बात कर रहा है, बिलिरुबिन टेस्ट की बात कर रहा है, और कैल्शियम के टेस्ट की बात कर रहा है। तो जो बिलिरुबिन होता है ना, ये क्या करता है, लाइट की प्रेजेंस में अगर मैंने इस पे लाइट डाली तो ये एक कंपाउंड बनाता है, कंपाउंड। अभी तक मैं इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाया कि इसमें इरेजर कहाँ से आता है तो कंपाउंड जो बनता है वो बनता है वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। अब ये वाटर सॉल्युबल जो कंपाउंड होता है ये क्या करता है, यूरिन के थ्रू निकल जाता है हमारी बॉडी में अगर होता है तो। अदरवाइज अगर आपका टेस्ट में है तो जो बिलिरुबिन का वैल्यू है वो लाइट की प्रेजेंस में कम हो जाता है। ये ज्यादातर यूज की जाती है लाइट थेरेपी में, लाइट थेरेपी। ये लाइट थेरेपी किसको देते हैं, छोटे बच्चों को, जो नियोनेट्स, मान लो मैंने तो बेबी लिख दिया है ना, हाँ बेबी। तो नियोनेट्स की बात करते हैं। नियोनेट्स होते हैं छोटे बच्चे, 0 से 1 साल का जो बच्चा है। तो वहां पर जब बच्चा पैदा होता है ना, तो आप मानो 2 दिन से लेकर 20 दिन का जो बच्चा होता है, मोस्ट प्रोबेबल चांस होता है कि उसे क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। उस जॉन्डिस के लिए उसे क्या करते हैं, फोटोथेरेपी देते हैं। कि अगर ये फोटोथेरेपी की प्रेजेंस में रहेगा तो वहां पर क्या हो जाता है ना, कि उससे सारा का सारा जो भी आपका बिलिरुबिन है वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर सॉल्युबल कंपाउंड में, और वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। तो वो जो बच्चा है वो ठीक हो जाएगा फोटोथेरेपी के थ्रू। बात करते हैं कि इन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री द अमाउंट ऑफ अ लाइट इज एब्जॉर्ब। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर जो अमाउंट ऑफ लाइट होती है वो किस पे एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो एब्जॉर्बेंस, अब ये किस पे, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। जैसे ही मैं ये चीज बोलता हूँ तो आप अपने मन में सोच लिया करो, टाइप नहीं कर सकते, मन में तो सोच सकते हो। तो ये क्या होता है प्रिंसिपल इसका, बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ, तो बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ इसका प्रिंसिपल होता है, जो कि आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। अगर ये देखा जाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ अ लाइट, बियर्स ने कहा था कि किसके प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन के। और लैम्बर्ट्स ने कहा किसके प्रोपोर्शनल होगा, भैया लाइट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे लाइट का एब्जॉर्बेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा। सॉरी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो ये सेम चीज है, डायरेक्टली ही बोला था मैंने, तो it है। अब बात करी जाए बियर्स को, लैम्बर्ट्स को कांस्टेंट कर दिया, क्यूबिट की लेंथ 1 सेंटीमीटर कर दी, इसीलिए लैम्बर्ट्स तो कांस्टेंट हो गया। बियर्स किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट। ई ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि वो कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा होता जाएगा। देखो फोटो में समझाता हूँ। अब सपोज मानो कि यहाँ पर कंसंट्रेशन जो थी वो अगर मैंने बढ़ाई, मतलब पहले इतनी थी, अब सपोज मानो मैं बढ़ा देता हूँ, तो बढ़ा देता हूँ तो एब्जॉर्बेंस तो ज्यादा हो जाएगी ना। ये तो ट्रांसमिटेड लाइट देख रहा है,
जो डिटेक्टर पे जा रही है, एब्जॉर्बेंस बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि CA जो आपका 15.3 जो ट्यूमर मार्कर है वो किसके लिए यूज होगा। ठीक है, कोलोन के लिए यूज होगा, ओवेरी कैंसर के लिए यूज होगा, लंग कैंसर के लिए यूज होगा या ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज होगा। तो CA जो मार्कर होता है, CA 15.3 जो मार्कर है वो किसके लिए यूज होगा। आगे डायग्राम में देखते हैं। देखो ये सब थोड़े से मार्कर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो जैसे कि लंग्स में लिखा हुआ है CA 125, ब्रेस्ट में लिखा हुआ है CA 125, स्टमक कोलोन मार्कर, पैनक्रियाटिक और ओवेरी। ये डायग्राम थोड़ा ठीक नहीं है ना। इसके लिए एक अलग से मैं ना टेबल लगा दूंगा अगली बार, तो हम लोग उसके अंदर देख लेंगे कि कौन सा मार्कर कहाँ पर यूज होता है। जैसे कि अगर ओवेरी की बात करते हैं, आई थिंक क्वेश्चन का आंसर आ गया। जैसे कोलोन कैंसर जब भी हम लोग बात करते हैं तो कोलोन के रेस्पेक्ट में हम लोग GI मार्कर की बात करते हैं, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मार्कर होते हैं, एम्ब्रियोनिक मार्कर, एम्ब्रियोनिक मार्कर, इनको हम लोग यूज कर रहे होते हैं। ओवेरी कैंसर के लिए हम लोग ये 125 जो होता है वो यूज कर रहे होते हैं। लंग कैंसर के लिए भी वो यूज कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज करते हैं क्या, 15.3 जो है ट्यूमर मार्कर वो यूज करा जाता है। बाकी ER PR जो होता है, ER इसमें क्या होता है ना, ब्राउन कलर की आउटलाइन बनती है। बहुत फेमस टेस्ट है ना ER PR, जो कि आपका इसके मार्जिन ऑफ ट्यूमर के लिए, ब्रेस्ट मार्जिन ऑफ ट्यूमर के लिए यूज होता है। तो मेरे हिसाब से आप CA 15.3 को छोड़ दो, ये याद कर लो ER PR का क्वेश्चन ट्यूमर मार्कर उधार रहा है ना। बिलिरुबिन इज नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन इन, बिलिरुबिन किस कंडीशन में एक्सक्रीट नहीं करेगा यूरिन के थ्रू। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, माइल्ड टू मॉडरेट हेपेटिक जॉन्डिस, हीमोलाइटिक जॉन्डिस या ऑल ऑफ दीज। अब हमें समझ में आता है कि जो बिलिरुबिन की बात करते हैं, ठीक है, बिलिरुबिन जो है वो किस फॉर्म में होता है, अनकॉन्जुगेट। ये सही से लिखते हैं भाई, अनकॉन्जुगेट। अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन जाता है लिवर के पास और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉन्जुगेट। यही है, कॉन्जुगेट बिलिरुबिन जो होता है वो क्या होता है, वाटर सॉल्युबल। वो कैसा है, वाटर सॉल्युबल। ये क्या है, इनसॉल्युबल। यही तो है चीज। अब जो चीज इनसॉल्युबल है वो पानी में मिक्स नहीं हो रही, अगर वो पानी में मिक्स नहीं हो रही तो यूरिन में कैसे आएगी, दैट इज द कॉमन सेंस। तो अब मैं यहाँ पर ये ढूंढूंगा कि कौन सा इनमें से ऐसा है जो अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन बनाता है। सवाल को करने का तरीका बदल दिया मैंने। अब मैं ढूंढूंगा अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन और मेरे को मिल गया, मेरा आंसर बन जाएगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस गॉल स्टोन की वजह से होगा। और भी कारण हो सकते हैं, मेरे दिमाग में एक आया, मैंने ही बता दिया कि हाँ ये गॉल स्टोन की वजह से हो सकता है, और बैठेगा बढ़िया परफेक्टली। माइल्ड टू मॉडरेट हिपेटिक मतलब कि लिवर डैमेज हो रहा है, तो लिवर अगर पूरा डैमेज नहीं हुआ है, थोड़ा सा डैमेज हुआ है, तो कुछ तो कॉन्जुगेट बनेगा, कुछ अनजो कॉन्जुगेट बनेगा। तो नॉट एक्सक्रीटेड हो तो रही है भाई, एक्सक्रीटेड। तो यहाँ पर हीमोलाइटिक जॉन्डिस की अगर मैं बात करूँ तो RBC इसमें टूटती है, और RBC जब ज्यादा टूटेगी तो फिर बिलिरुबिन ज्यादा बन जाएगा। अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन जो होगा वो आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसके कारण वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा होगा यूरिन के थ्रू। तो यहाँ पर हीमोलाइटिक जॉन्डिस इज द राइट आंसर। बात करी जाए अगले सवाल की, एक बड़ा ही फेमस सवाल है, ये थोड़े से विवादित सवाल में से भी एक है। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ अ पाल्मेटिक एसिड प्रोवाइड्स। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से तो आप कर पाएंगे, अगर ऑप्शन में जैसे 106 लिखा हुआ आ जाए है ना, अभी कुछ लोग होंगे जो समझदार होंगे है ना, जो कि 106 ऑप्शन में लिखा हुआ आ जाए तो थोड़ा सा दिमाग खराब होता है नई किताबों के हिसाब से। तो पाल्मेटिक एसिड, अभी बात करता हूँ इस पे भी है ना, बस सिर्फ बता रहा था, आपके सोचने से पहले बता दूं तो फिर आप सोच पाएंगे और अच्छा। पाल्मेटिक एसिड जो होता है वो कितने कार्बन का होता है, 16 कार्बन का। काफी बार हम लोगों को ये पता चल जाए ना कि ये साइकिल कितने टाइम चली है, हाउ मेनी टाइम, हाउ मेनी टाइम साइकिल वर्क, अगर ये पता चल जाए ना तो मैं निकाल सकता हूँ क्या, ATP। क्योंकि मुझे तो प्रोडक्ट पता ही है कि क्या क्या बन रहा है, मतलब एसिटाइल कोलिन बन रहा है, FAD बन रहा है, NAD बन रहा है, तो मैं उससे आराम से निकाल पाऊंगा आराम से, है ना। तो इसको निकालने का क्या तरीका होता है, जो भी आपका कार्बन है, जो भी आपका कार्बन है, मतलब मेरे पास 16 कार्बन है, इसको डिवाइड कर दो कितने से, 2 से, और माइनस कर दो 1। ये आपका बीटा ऑक्सीडेशन का साइकिल आ जाएगा। इनकेस 18 कार्बन होता है, इनकेस 20 कार्बन होता, कुछ भी हो, पाल्मेटिक एसिड बहुत फेमस है 16 कार्बन यूनिट के हिसाब से। तो इसमें एक तीर से दो निशाने होते हैं,
एक तो जिसको बीटा ऑक्सीडेशन की समझ है वो कर पाएगा, दूसरा वो कर पाएगा जिसको बीटा ऑक्सीडेशन में एटीपी कैलकुलेट करना आता है, और तीसरा आपको ये पता हो कि पाल्मिटिक एसिड का कार्बन कितना होता है। दिखने में बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे अगर सोचा जाए तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसलिए ये नहीं है कि मैं इसे कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ, आप इतना अच्छा सोचो कि जिससे आसान सवाल तो आसान लगे ही, मुश्किल सवाल भी आसान लगे, है ना। और फिर तुमसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा, यही तो बात है। तो यहाँ पर 16/2 कितना हो जाता है 8, और 8 माइनस 1 हो जाता है कितना 7। तो 7 बार तो ये साइकिल चलेगी, 7 बार तो क्या होगा मेरे भाई साइकिल चलेगी। और 8 क्या बनेंगे एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल, ठीक है मैं पूरा नहीं लिख पाया, तो एसिटाइल कोएंजाइम, तो 8 बार तो एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, क्योंकि जब 7वीं बार चलेगी तो एसिटाइल कोएंजाइम बन गया, अब वो वापस नहीं चल सकती। तो प्रोडक्ट तो हर बार बनता ही रहा था, तो 7 बार में मतलब कि ऐसा हो रहा था, पहले बना जो एंड प्रोडक्ट बना वो भी एसिटाइल कोएंजाइम बना। तो 8 तो एसिटाइल कोएंजाइम बन गया और 7 साइकिल चल गई। इससे एटीपी निकालना बता देता हूँ। एक तो ये साइकिल है, यहाँ पर क्या बन रहा है एफएडी, ठीक है, एफएडी के बाद एनएडी आपका बन गया है, और एक यहाँ पर क्या हो जाता है जीटीपी बन जाता है, जो कि नीचे आपको देखेगा। अब अगर बात कही जाए, मैंने बीटा ऑक्सीडेशन की 7 साइकिल का ही मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना, तो 7 साइकिल के हिसाब से समझना। 7 साइकिल के अंदर आपके बनेंगे 7 एफएडी और 7 बनेंगे एनएडी, जिसके ऊपर अभी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये अभी देखो, ये अगर साइकिल एक बार चलेगी तो एक एफएडी बनेगा और क्या बनेगा एक एनएडीएच बनेगा, तो यही तो मैं बात कर रहा था। तो ये 7 बार एफएडीएच बनेगा और 7 बार एनएडीएच बनेगा। जो लोग भी पुराने हिसाब से पढ़ते हैं तो वो उसके लिए मैंने ये लिख रखा है ओल्ड कॉन्सेप्ट। तो ये 14 और 21, 7 दूनी 14, मतलब हम लोग पहले पढ़ते थे कि जो FADH2 होता है वो बनाता है 2 ATP, और जो NADH होता है वो बनाता है क्या 3 ATP। तो उसके हिसाब से 14 और 21 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर अभी जो नया कॉन्सेप्ट है, मतलब मैंने तो वो किताब देखो देखी नहीं है, मतलब एडिशन की बात कर रहा हूँ, जितना मुझे याद है 2018 का जो एडिशन है ना यू सत्यनारायण का, उसमें पक्का लिखा हुआ है, क्योंकि 2018 की तो किताब मेरी पढ़ी हुई है, लेकिन उससे पहले का लिखा हुआ है तो मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। उन किताबों के अंदर फिर बाद में वैल्यू को चेंज कर दिया गया 1.5 एंड 2.5 को, जिससे एक्यूरेट यील्ड निकल के आए। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 10.5 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 17.5 आएगा। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अगर मैं 8 एसिटाइल कोएंजाइम को यूटिलाइज करूं तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम से क्या बनता है 3 NAD बनते हैं। ये उससे बन रहा है क्रैब साइकिल से, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ जाएगा क्रैब साइकिल में जाएगा। तो 3 तो NAD बनेगा, एक FAD बनेगा और एक GTP बनता है, वो छठे 7वें स्टेप में GTP बनता है, ठीक है। अब ये कितना है भाई 8 टाइम बना, तो 3 NAD से कितना बना देखो मैं लिख के बता देता हूँ, टाइम लग रहा है लेकिन चीजें समझ में पूरी आएंगी। NAD की ATP कितनी थी 2.5, कितने बने सर 3 बने, तो 25 थी 75, 7.5 हो गया। ऐड कर दो, एक FAD बना, FAD कितना है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो फिर यहाँ पर मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। इसमें ऐड कर देता हूँ GTP, GTP इक्वल्स टू 1, तो 1, तो 7.5 और 1.5, 7 और 1 8 और 5 5 10 और 1 9, 9 और 1 10, तो ये हो गए 10। और कितने मॉलिक्यूल थे सर 8 मॉलिक्यूल थे, तो ये हो गया 80। तो ये यहाँ पर हो गया, ये 80 हो गया। तो टोटल अगर आप जोड़ोगे इसे तो मतलब ये 5 5 10 हासिल लगा 1, 18 और 10 28, 28 ये हो गया और 80 यहाँ पर ये हो गया। 80 और 28 जोड़ते हैं तो कितना बन गया 108 बन गया। एनर्जी यूटिलाइज जो होगी वो कितनी हो जाएगी 2 ATP हो जाएगी, बनेगा कितना 106 ATP। ऑप्शन के अंदर यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को बताई, 106 आ गई है। और 129 कैसे आएगी आप, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो है FADH2, ठीक है, FADH2 याद कर लो और NADH ये याद कर लो। FADH2 से कितनी ATP बनती है 1.5 और NAD से बनती है 2.5, ये याद कर लो। बाकी आपको क्रैब साइकिल में पता है कि 3 NAD बनते हैं, एक FAD बनता है FADH2, और सॉरी FAD बोल देता हूँ FADH2, और GTP बनता है। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए आसान है, आसान नहीं है तो अभी याद कर लेना, क्योंकि 27 दिन में अब याद कर लो, अगर नहीं चीज़ समझ में आ रही है याद कर लो, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरे सिखा दूंगा। ये चीज़ें थोड़ी सी याद करने की है तो ये याद कर सकते हो आप, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हाइड्रोलाइज रिएक्शंस आर कैटालाइज। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन जो होती हैं वो कैटालाइज होती हैं, तो हाइड्रोलाइसिस से ही होगा, पहली चीज से आंसर आ गया है ना। लेकिन बात करी जाए बाकी सबका, ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होती है ना,
वो परफॉर्म करवाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडो रिडक्टेज से देखते हैं। आइसोमेरिज्म, अगर हम लोग जब भी इंटरचेंजेस देखते हैं ना, मतलब कि स्ट्रक्चरल चेंज अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए क्या देखने को मिलता है, आइसोमरेज देखने को मिलता है। और लाइगेज जो होता है वो ज्वाइन करने के काम आता है। इन केस कोई में जॉइंट लिखा होगा, स्ट्रक्चरल चेंज के बारे में बात होगी या ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में बात होगी तो ये आंसर बनेगा। और हाइड्रोलाइज रिएक्शन की बात होगी तो हाइड्रोलाइज बनेगा। ठीक है, आसान सवाल। अगला सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है, अर्लीस्ट एंड मोस्ट सेंसिटिव मार्कर फॉर द कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट। अब कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट में मल्टीपल मार्कर्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें कार्डियक एंजाइम की, प्रोफाइल एंजाइम, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर कार्डियक प्रोफाइल लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइप के हैं, एक है आपके लिए नॉन एंजाइमेटिक और एक है एंजाइमेटिक। अब एंजाइमेटिक जो होता है और नॉन एंजाइमेटिक जो होता है, नॉन एंजाइमेटिक के अंदर आता है आपका ट्रोफोनिन आई और ट्रोफोनिन टी। तो ट्रोफोनिन आई और ट्रोफोनिन टी देखने को मिलते हैं, जिसमें हम लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलता है। और एंजाइम में सी के एम बी अगर बात करी जाए, या अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं एल डी एच या बात करें ए एस टी, तो ये सारे के सारे हमें देखने को मिलते हैं किसके केस में, ये हमें एंजाइमेटिक के केस में देखने को मिलते हैं। मायोग्लोबिन में मिलता है, वो इतना ज़्यादा अफेक्टिव नहीं होता है, इसलिए इसका नाम लिया नहीं मैंने। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ट्रोफोनिन, क्योंकि यार मोस्ट सेंसिटिव पूछ रखा है, सेंसिटिव ट्रोफोनिन का केस ज़्यादा अच्छा सेंसिटिव करता है। बाकी बात करी जाए तो ये 3 से 6 घंटे में अवेलेबल हो जाएगा और सी के एम बी भी 4 से 6 घंटे में अवेलेबल हो जाएगा। कुछ किताबों में इसको भी 4 से 6 घंटे ही लिखा हुआ है। सेम ही चीज़ें, कोई ज़्यादा फर्क है नहीं। लेकिन सी के एम बी अगर यहाँ पर लिखा होता एंजाइम तो मैं सी के एम बी आंसर करता, और अगर ये लिखा हुआ है तो फिर मैं आंसर ये कर दूंगा। बात करी जाए विच प्रोटीन आर कॉल्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इनमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मतलब प्रोटीन हमारे बहुत सारे टाइप के हैं, कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, कुछ सपोर्टिंग प्रोटीन है, कुछ ट्रांसपोर्ट करते हैं, कुछ कुछ और ही रिएक्शन कर रहे हैं। तो जो एंजाइम्स हैं वो भी प्रोटीन इन नेचर के होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, कैटालाइटिक रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं। कैरेटिन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ओवो एल्ब्यूमिन कैसा है, स्टोरेज प्रोटीन है। हाँ जी, ठीक है, स्टोरेज प्रोटीन। तो ये सारे के सारे प्रोटीन है। ट्रांसपोर्ट के लिए हीमोग्लोबिन अपने आप में फेमस है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है O2 का। ठीक है, CO2 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन गैसेस ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डायरेक्टली रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल, कौन सा हार्मोन है जो डायरेक्टली रेगुलेट करेगा। अब डायरेक्टली का मतलब सीधे सीधे काम करे, तो अगर ऑप्शन देखा जाए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरॉन या एफएसएच। तो अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, इंसुलिन की, तो इंसुलिन क्या है, डायरेक्ट अफेक्ट करता है। और अगर बात करी जाए टीएसएच या एफएसएच की, सॉरी एफएसएच पे, तो अगर बात करी जाए फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। दोनों थायराइड वो पिट्यूटरी से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो पिट्यूटरी से वो अगर फीमेल के हार्मोन, फीमेल फॉलिकल बना रहा है, मेल फॉलिकल बना रहा है, तो वो तो फॉलिकुलर हार्मोन हो गया। टीएसएच पे बात करते हैं, पिट्यूटरी से निकला और वो किसके ऊपर काम करता है, थायराइड के ऊपर। वो बनाता है T3 और T4। T3 T4 जो है वो मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं। और ये जो मेटाबॉलिज्म होता है, सही से लिख नहीं पाया उसे, ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ये इनडायरेक्टली काम करेगा किस पे, ग्लूकोज पे। मैंने डायरेक्टली पूछा था, इसलिए आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा है, इफ सैंपल टेकन इन EDTA विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिस्ट्री टेस्ट रिजल्ट विल अफेक्टेड, इनमें से कौन सा रिजल्ट जो है वो अफेक्ट होगा, ग्लूकोज होगा, पैक्सेल वॉल्यूम होगा, कैल्शियम होगा या कोलेस्ट्रॉल होगा, क्या अफेक्ट होगा। तो जब भी हम लोग ऐसे सवाल की बात करते हैं तो आपको समझ में आता है कि EDTA क्या करता है, चिलेशन करता है। चिलेशन का मतलब पकड़ लेना, कैल्शियम को ये पकड़ लेता है। जैसे कि मैं इस कमरे के अंदर बंद हूँ, तो मतलब क्या है, मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है, बस और कुछ भी नहीं है, मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ, लेकिन कमरे के अंदर बंद हूँ। तो समझने वाली चीज़ ये है कि EDTA क्या करता है, कैल्शियम को चिलेट करके पकड़ के रख लेता है। अब अगर मैं कैल्शियम टेस्ट कर रहा हूँ, कोई मुझे बाहर ढूंढ रहा है, तो मैं मिलूंगा ही नहीं भाई, ढूंढ लो जितनी मर्जी है, अंदर बैठा हूँ चुपचाप से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम एज कैल्शियम जो है वो ट्रैप हो जाता है, तो कैल्शियम के रिपोर्ट्स जो होते हैं वो गलत आते हैं। बाकी सब आप कहो कि सर ग्लूकोज तो सोडियम फ्लोराइड से करते हैं, अगर आपने EDTA में सैंपल लिया और तुरंत परफॉर्म कर दिया तो आप कर सकते हो। ठीक है, अगले सवाल पे बात करते हैं, वैल्यू ऑफ अ क्वालिटी कंट्रोल दैट कंटिन्यू टू आइदर इंक्रीज और डिक्रीज ओवर द पीरियड ऑफ 6 कॉन्सिक्यूटिव डेज। मतलब ऐसा हो रहा है कि एक वैल्यू है क्वालिटी कंट्रोल की, मतलब हम लोग फिर चार्ट की ही बात करते हैं जब भी क्वालिटी कंट्रोल की बात करें, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है
ओवर द 6 कॉन्सिक्यूटिव डेज, मतलब 6 दिन के अंदर अंदर ऐसे 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 बढ़ी, 6 दिन के अंदर अंदर ऐसे ऐसे करके घटी, ठीक है। मतलब अगर मैं ड्रॉ करूँ, मतलब हाथ ही चलता है अपना, तो ऐसा करके कॉन्सिक्यूटिव डेज के अंदर आपको वैल्यू ऊपर जाती हुई दिखी, तो उसे क्या बोलोगे? शिफ्ट का मतलब होता है जैसे पहले नीचे चल रही थी एंड देन ऊपर की तरफ चली गई, प्लस में चल गई और सेम वैल्यू चल रही है। मतलब क्या हो रहा है, देखो शिफ्ट क्या है, शिफ्ट का ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलता है ना। जैसे यहाँ पर वैल्यू चल रही थी, देन शिफ्ट होके ऊपर ऐसी ही चलने लगी, तो इसको क्या बोलते हैं? शिफ्ट बोलते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, ये गोज टू द अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, तो फिर इसको क्या बोलते हैं? ट्रेंड बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मतलब अगर मैंने कोई एक टेस्ट परफॉर्म किया तो उसमें एक डेविएशन आएगा ही आएगा, मतलब उसमें एक कुछ ना कुछ खराबी आएगी। जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो डेविएशन है ही, कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है ही। कोई टाइम 4K का कैमरा होता था, अभी ये सब कुछ फोन से ही करना होता है। तो चीजें समझने वाली चीज है कि कहीं ना कहीं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा ही, वहां पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का जब मीन निकाल दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट डेविएशन। तो ये चीज समझ में आ गई, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, कोफिशिएंट डेविएशन क्या है। अच्छा, इरेजर यहाँ से आता है। हीमोलाइसिस में भी रिजल्ट फॉर्म, हीमोलाइसिस अगर देखा जाए तो हीमो का मतलब क्या होता है? ब्लड, और लाइसिस का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन। आप देखेंगे कि लैब में सैंपल रिजेक्शन में सबसे नंबर 1 पे है हीमोलाइसिस की। भैया हीमोलाइसिस में क्या हो जाता है, सारी चीजें टूटती जाती हैं और हमें देखने को मिलती हैं। यूजिंग 25 गेज ऑफ नीडल इन अडल्ट, अडल्ट के अंदर 25 गेज की नीडल यूज कर दी। विग्रस शेकिंग ऑफ अ ब्लड स्पेसिमेन, हिलाना नहीं है, हिलाया तो काम खराब है जी, समझ गए होगे। लीविंग द टॉर्निकेट ऑफ द 3। अब यहाँ पर विग्रस शेकिंग के अंदर केस क्या होता है ना, जैसे हम लोगों ने अगर बहुत तेजी से हिला दिया तो खराब है। आप क्या कर रहे हो, ऐसे धीरे 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 हम लोग 8 जैसे, मतलब क्या करते हैं जब फ्लिप करते हैं ना, तो 3 से 4 हम लोगों को ऐसे फ्लिप करना होता है। तो ये चीज समझ में आ गई। और अगर आपने बहुत तेजी से अगर उसे ऐसे ऐसे शेक कर दिया, जैसे नहीं होता ऐसे कि हम लोग रसना मिला रहे हैं या कुछ भी शरबत मिला रहे हैं, बहुत तेजी से मिक्स कर दिया, वो नहीं करना है। लिविंग द टॉर्निकेट फॉर 3 मिनट, अगर आपने 3 मिनट से ज्यादा टॉर्निकेट 1 मिनट से भी कम रखना है, ठीक है, तो ये ऑल ऑफ द अबव क्राइसिस रहेगा कि हीमोलाइसिस कर देगी। बात करी जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ए एपीमर, है ना, एपीमर का कौन सा एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो ये हमारी क्लास का लास्ट सवाल रखते हैं, इसको यहीं तक रखेंगे, तो इसको आप लोग कर देना कमेंट, ठीक है। ये हमारी परंपरा के हिसाब से आप इसको कमेंट कर देना इस आंसर को। और इसमें मल्टीपल आंसर अगर करेक्ट हो रहे हो तो वो भी कर सकते हैं आप लोग। काफ़ी बार जब भी हम लास्ट सवाल छोड़ेंगे तो मल्टीपल आंसर को करेक्ट करते हुए छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को ये जरूर करके कमेंट में बताना, ठीक है। आपका जो भी सजेशन हो इस वीडियो प्रोडक्शन के रिगार्डिंग या मेरे रिगार्डिंग, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ही ये कर रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट में आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद पड़ेगी, क्योंकि मैं अकेला नहीं ऑब्जर्वर हूँ, आप सब ऑब्जर्व हो। आपको जिस क्वालिटी में जैसा जैसा पसंद है मैं वो सब कुछ प्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा। मैं तो कह रहा हूँ ना, अपना 200% देने को तैयार हूँ। पहले भी कर ही रहे थे, अब भी कर रहे हैं, कोई फ़र्क आएगा नहीं उस चीज़ में। बट प्रोडक्शन मुझे नहीं आता है, ये सब कुछ है ना मेरे लिए बहुत नया है। अभी ये सब बंद हो जाता है तो मुझे चलाना तक नहीं आता है, बस मैं कोशिश कर रहा हूँ ये सब कुछ सीख लूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, सपोर्ट करना थोड़ा सा, ठीक है। जितने भी लोगों तक हो सकता है इस वीडियो को पहुंचा दो, जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, ठीक है। फिर मिलता हूँ आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर। बंद करने में टाइम लगता है, पता नहीं है ये कैसे बंद होता है ना।